आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एंजाइम एक्शन का जो रेट है वो ऐसे कौन से अवामिल है जो उस पर इफ़ेक्ट हो जाएंगे, उस पर असरअंदाज होंगे। मतलब ऐसे कौन से अवामिल है जो एंजाइम के एक्शन का जो रेट है उस पर असरअंदाज हो जाएंगे, इफ़ेक्ट हो जाएंगे, असरअंदाज हो जाएंगे। रेट से मुराद एंजाइम का अपना एक रेट होता है, अपना एक रफ्तार होता है। रेट से मुराद रफ्तार। अब इंसान एक अपने रफ्तार के मुताबिक काम करता है, उसका एक अपना लिमिटेड रफ्तार है, उस रफ्तार में वो काम करता है। लेकिन अगर उस रफ्तार को डिस्टर्ब करने वाला होगा वो एक फैक्टर होगा, वो एक ऐसा अवामिल होगा जो इसका एंजाइम एक्शन का जो रेट है उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा या उसको इफ़ेक्ट करेगा, उस पर असरअंदाज हो जाएगा। तो कुछ फैक्टर्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से जो सबसे पहला लेक्चर है वो टेम्परेचर के बारे में। आपने पिछले लेक्चर में ये सुना होगा कि एंजाइम्स एक महदूद टेम्परेचर तक बड़ा ज़बरदस्त एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक महदूद टेम्परेचर तक, एक लिमिटेड टेम्परेचर तक। ख़ासकर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर तक एंजाइम बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको एक ग्राफ के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस ग्राफ में अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ आप जाओ तो ये आपको टेम्परेचर शो करवा रहा है। अगर आप वाई एक्सिस की तरफ जाओ तो ये आपको एंजाइम एक्टिविटी आपको शो करवा रहा है। टेम्परेचर मतलब 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 तक आपके पास टेम्परेचर है। अगर आप देखें, अगर टेम्परेचर 0 से 10 की तरफ जा रहा है, 0 से 10 की तरफ जा रहा है, तो इस दौरान एंजाइम की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। बेहतरी तब भी आएगी जब टेम्परेचर 10 से 20 की तरफ जाएगा और 20 से 30 की तरफ और 30 से 40 की तरफ। तो टेम्परेचर जितना 10 पॉइंट्स बढ़ रहा है उस दौरान की एंजाइम की एक्टिविटी बेहतरीन होती जाती है। लेकिन फिर वही बात है कि एक ख़ास लिमिटेड एरिया तक, एक ख़ास लिमिटेड एरिया को मैं कैसे डिफाइन करवाऊंगा आपको मैं अभी एक सेकेंड में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ख़ास लिमिट ये है, ख़ासकर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 या 38 तक इस दौरान एंजाइम की एक्टिविटी बहुत बेहतरीन होती है। ये एक टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर तक एंजाइम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये एक आपको देखो 37 से 38 के बीच या फिर 40 तक एंजाइम की एक्टिविटी बहुत बेहतरीन होती है। तो उस यहाँ पे इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर। अच्छा, ये क्या टेम्परेचर, द टेम्परेचर वेयर एंजाइम्स activity is high। वो टेम्परेचर जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी हाई होती है, जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जब एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो एंजाइम खुशी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, उस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम। और वैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, कई बुक्स में हमारे बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक है 37 सेंटीग्रेड, लेकिन वैसे 38 सेंटीग्रेड तक भी ये काम करता है, फिर 40 सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर क्या है, हमारे एंजाइम्स इस टेम्परेचर तक हमारे एंजाइम बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ केसेस हैं। केस क्या है, अगर ये देखिए 0 टेम्परेचर, ये बिल्कुल लो टेम्परेचर है, ये क्या है, 0 इज़ अ लो, या फिर 0 से भी कम टेम्परेचर। अगर 0 से भी कम टेम्परेचर चला जाए, 0 से भी कम टेम्परेचर चला जाए तो उस दौरान टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कोल्ड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्सेसिव, अच्छा इसको हम कहते हैं एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर। एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर से क्या मुराद है कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। अब मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू ये सारा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर
टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, लो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो लो हो जाएगी। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी तो हम कहेंगे कि कोलिजन ऑफ एटम्स, फिर क्या होगा, कोलिजन ऑफ एटम, एटम में कोलिजन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जैसे कोलिजन होगा तो उसके बाद क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। किसके अंदर, एंजाइम्स के जो एटम मॉलिक्यूल्स है उसमें वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वाइब्रेशन जैसे प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद के फिर क्या होना है, फिर रेट, फिर जो है लो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर अच्छा ES कॉम्प्लेक्स लो हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। आपने ये बात पॉइंट ये याद रखना है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में एंजाइम डीनेचर हो जाता है। डीनेचर इससे क्या मुराद, डीनेचर से मुराद कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी छोड़ देता है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है। कब नहीं करता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है हमारे जिस्म में। तो एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर में जब बॉडी में टेम्परेचर जैसे कोल्ड हो जाता है तो इसी दौरान लो काइनेटिक एनर्जी, जो आपके जो एंजाइम्स की, जो आपको पता है कि एंजाइम प्रोटीन के बना हुआ है और प्रोटीन खुद एटम से बना हुआ है, तो एटम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो हो जाएगी। अब जैसे वो लो हो जाएगी तो जो कोलिजन है वो भी लो हो जाएगा। कोलिजन क्या हो जाएगा, कोलिजन भी लो हो जाएगा। जब कोलिजन लो हो जाएगा तो वाइब्रेशन भी स्लो हो जाएगा, बहुत कम, मतलब इवन के वाइब्रेशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि ना तो काइनेटिक एनर्जी है और ना जो एटमों की जो कोलिजन है वो एक दूसरे से जो कोलाइड होते हैं वो भी नहीं होगा। फिर उसके बाद जो रिएक्शन का जो रेट है, हमने ये कहा था कि भाई एंजाइम का काम है रिएक्शन को फास्ट करना, तो वो जो रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन का जो रेट से मुराद रफ्तार, वो रफ्तार लो हो जाएगा। जब रफ्तार लो होगा तो इस दौरान जो ES कॉम्प्लेक्स है, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट, जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ये इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लो बनेगा, मतलब बिल्कुल इतना स्लो होगा ये प्रोसेस के मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल एक फैक्टर के तौर पर ये काम, मतलब कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा और डिस्टर्बेंस होगा। एक ये है। फिर अगर ये टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, टेम्परेचर अगर क्या हो जाए, बढ़ जाए, टेम्परेचर कैसे बढ़े, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, मतलब ये वाली एरिया, कौन सी वाली एरिया, ये वाली एरिया। अगर इस वाली एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाए, ये जो ग्राफ नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे ऊपर तक तो ठीक था, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर था। फिर अगर ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, कौन सा टेम्परेचर, 40 से 50 टेम्परेचर तक और 50 से 60 टेम्परेचर तक, तो इस टेम्परेचर तक अगर ग्राफ जा रही है तो इसका मतलब है कि एंजाइम एक्टिविटी पर डिस्टर्ब होने वाली है। अब एक सवाल है कि एंजाइम की एक्टिविटी कैसे डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, पॉज करके ये चीज़ें आप लोग लिखो। अब एक पॉइंट आपने याद रखने कि जब भी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक्सेसिव हाई, मतलब एक लिमिटेड तक तो ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो तब क्या होगा, हम ये अभी इस देखते हैं कि इस दौरान क्या होना है। चलो आओ ज़रा देखते हैं। अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हम कहते हैं कि हाई या फिर हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो रहा है, एक्सेसिव टेम्परेचर है, इसके दौरान क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, मतलब लिमिट से बढ़ रहा है काम। जब हाई काइनेटिक एनर्जी हो गई तो यहाँ पे कोलिजन ऑफ एटम, एटम में इतना ज़्यादा कोलिजन होगा
इतना ज़्यादा कोलिजन होगा कि बिल्कुल जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब ये ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके नतीजे में ES कम्प्लेक्स बिल्कुल बनेंगे ही नहीं। ES कम्प्लेक्स बनेंगे ही नहीं, अगर बनेंगे तो भी बहुत कम, लेकिन ES कम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं बनेगा हाई टेम्परेचर में। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि क्यों ऐसा है, हमारे जिस्म में ऐसा क्यों है। इसके लिए आपके पास एक एंजाइम है, इस एंजाइम को देखिए, ये एंजाइम इसके मुख्तलिफ अमीनो एसिड के अरेंजमेंट से ये एंजाइम बना हुआ है। अब आप देखो, एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड है। क्या है? एक बॉन्ड है, और ये एक ऐसा तरतीब है जिससे आपको एक्टिव साइड भी नज़र आ रहा है और एक प्रॉपर शेप एंजाइम का नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर होगा, मैंने कहा कि क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर से क्या होगा? हाई टेम्परेचर से ये जो अमीनो एसिड के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अब जैसे ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा तो उस नतीजे में एंजाइम का शेप बिल्कुल बिगड़ जाएगा। एंजाइम का मुकम्मल शेप ये है जो बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हीट से जो अमीनो एसिड के जो केमिकल बॉन्ड है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ये टूट जाएगा, और जैसे ये टूट जाएगा तो एंजाइम का अपना एक रियल शेप बिगड़ जाएगा, खो जाएगा, लॉस्ट ऑफ देयर रियल शेप। इसके नतीजे में क्या होगा? जो एक्टिव साइट का जो भी शेप है वो भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन इस नतीजे में क्या होगा? इस नतीजे में कोई एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स नहीं बनेगा। मतलब क्या ये सबस्ट्रेट अब इधर अटैच हो सकता है? क्या ये सबस्ट्रेट इधर अटैच हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये सबस्ट्रेट इधर अटैच नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम का जो रियल शेप है वो तो बिल्कुल क्या हो, लॉस हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। क्यों? ये ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हीट दो, बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर हीट प्रोड्यूस हो जाए या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वो हो जाए, तो इससे जो ऐसे कि आप जैसे एंजाइम को जला दो, मतलब उसके केमिकल क्या हो जाएंगे? केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टेम्परेचर के बारे में। अब ज़रा मज़ीद आगे pH के बारे में बात करते हैं। देखिए, pH को हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेशन इसका किस तरह करेंगे? डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। एसिडिटी से क्या मुराद है, या फिर आप इसको बेसिसिटी भी कहते हैं, ठीक है? बेस। अगर आपने एसिड और बेस को मेजर करना है तो उसके लिए आपने किसका? pH का सहारा लेना होगा। मतलब pH का एक प्रॉपर स्केल होता है। pH इसको हम कहते हैं pH स्केल। pH इसका एक प्रॉपर क्या होगा? एक प्रॉपर स्केल होगा, ऐसे। इसको हम कहते हैं pH स्केल। pH स्केल में जो नंबरिंग होगा वो नंबरिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 और 7 के बाद फिर जो है 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये एक pH का स्केल है। pH के स्केल में इतने नंबर होते हैं। अगर आप 1 से लेकर 6 तक देखो तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये एसिड है। ये क्या है? एसिड है। अगर 8 से लेकर 14 तक आप जाओ तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये बेस है। 7 से नीचे एसिड और 7 के बाद बेस। तो आपको pH ये बता रहे, pH स्केल के 7 से नीचे एसिड और 7 के बाद बेस आपको नज़र आ रहा है। जो 7 होगा, 7 हमारे पास क्या होगा? 7 विल बी अ न्यूट्रल।
7 क्या होगा, न्यूट्रल। ये अलग बात है कि आप अगर इस तरफ आ रहे हो तो आपको जो 1, 2 और 3 है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो 14, 13 और 12 मतलब 12, 13, 14 ये आपके पास क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास। एक चीज़ हमें पता चला है कि 1 से लेकर 6 तक बेस और 8 से लेकर 14 तक 1 से लेकर 6 तक एसिड और 8 से लेकर 14 तक बेस, जो कि 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। तो हमारे पास ये बेस हमारे पास आ चुके हैं। ये पीएच है, ये हमारे पास क्या है, पीएच भी एक फैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है या उसके रेट को इफेक्ट कर सकता है। तो कैसे इफेक्ट करेगा आओ ज़रा समझते हैं। हम ज़रा आते हैं इधर समझते हैं। देखिए ये एक हमारे पास एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। ये जो एक सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, ये जो एक एनवायरनमेंट लिया हुआ है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ये वाला सॉल्यूशन हमारे पास है। आप अगर एसिडिक सॉल्यूशन में देखें, एसिडिक सॉल्यूशन में आपको बहुत सारे हाइड्रोजन आयन आपको नजर आएंगे। हाइड्रोजन आयन को हम कहते हैं H+। क्या कहते हैं, H+। तो आपको हाइड्रोजन आयन आपको नजर आएंगे H+। अगर माहौल है एसिडिक एनवायरनमेंट या एसिडिक सॉल्यूशन है तो अगर वो वहाँ पे आपको बहुत सारे H+ नजर आएंगे। लेकिन ये बात याद रखिए कि आपको जो सबस्ट्रेट होगा, दिस इज अ सबस्ट्रेट, तो उस सबस्ट्रेट पर आपको बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आपको नजर आएंगे। क्लियर है। उसके बाद अब जो एसिडिक सॉल्यूशन का जो एंजाइम होगा उस पर आपको बहुत सारे प्लस के वो नजर आएंगे, प्लस चार्ज आपको बहुत सारा नजर आएगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। होगा क्या, होगा यही कि हमने ये केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो उस दौरान एंजाइम सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा, ES कम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, ES कम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूँ। इधर भी ज़रा देखिए, एक नॉर्मल प्रोसेस मैं और बता रहा हूँ। एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है, लेकिन ये कहाँ पे रहते हैं, बेसिस सॉल्यूशन में रहते हैं या अल्कलाइनिटी इन्वायरमेंट में रहते हैं। बेसिस इन्वायरमेंट में अगर आप देखो, ये आपके पास जो हाइड्रो ऑक्सिल आयन आपको बहुत सारे नजर आएंगे, OH नेगेटिव हाइड्रो ऑक्सिल आयन आपको बहुत सारे नजर आएंगे। अगर आपको OH नेगेटिव है तो इसका मतलब है अल्कलाइनिटी में इन्वायरमेंट में आपको सबस्ट्रेट पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आपको नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, सबस्ट्रेट पर नेगेटिव, इस बार सबस्ट्रेट पर नेगेटिव चार्ज है। कौन से बेसिस सॉल्यूशन में। फिर अगर आप देखें सबस्ट्रेट को, एंजाइम पर आपको बहुत सारे प्लस चार्ज आपको नजर आएंगे। फ़र्क सिर्फ क्या है, फ़र्क ये है कि दोनों का इन्वायरमेंट अलग है, एक एसिडिक इन्वायरमेंट है और दूसरा बेसिस इन्वायरमेंट है। इसी तरह दोनों क्या है, दोनों अपोजिट चार्जेस है। जो अपोजिट चार्जेस होगा, अपोजिट चार्जेस में क्या होगा, वही होगा कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। और अगर आपने इस तरह किया कि आपने इस एंजाइम को उठाया, इस एंजाइम को आपने उठाया और इस सॉल्यूशन में आपने ऐड कर दी, हालांकि ये एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक इन्वायरमेंट का एंजाइम है, आपने एसिडिक इन्वायरमेंट का एंजाइम आपने कहाँ पे रखा, आपने इस एसिडिक, आपने एसिडिक का क्या किया, अच्छा सॉरी एक चीज़ में जो मैं मिस्टेक कर चुका हूँ, वो मिस्टेक क्या है, हमने ये कहा था, अच्छा एक चीज़ मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप इनको डिटेल से देखो। दूसरा एक चीज़ क्या है, यहाँ पे H+ है, आपने ये करना है कि इस H+ को, अगर सॉल्यूशन आपके पास जो ये इन्वायरमेंट है, एसिडिक इन्वायरमेंट है,
अगर एसिडिक इन्वायरमेंट में आपके पास H+ है तो सबस्ट्रेट पर भी क्या होगा, H+ होगा। तो इस पर भी क्या होगा, सब पर H+ ही होगा सबस्ट्रेट पर। अगर सबस्ट्रेट पर H+ है तो एंजाइम के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, इनके पास आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सेम केस में आपके पास जो बेसिस इन्वायरमेंट है, बेसिस इन्वायरमेंट में आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो सबस्ट्रेट पर भी नेगेटिव होगा। सबस्ट्रेट पर क्या, तो सबस्ट्रेट पर नेगेटिव है, इसी नतीजे में जो एंजाइम होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे अब ठीक है, अब ज़रा आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने गलती से एक एंजाइम को उठाया, किस माहौल में रखा, बेस वाले माहौल में रखा, तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में ये होगा कि इस वाले जो ये वाला जो एंजाइम है, एसिडिक वाला जो एंजाइम है, इस पर तो नेगेटिव चार्ज है। ये एंजाइम अगर इधर चला जाएगा तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, जाहिर सी बात है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। फर्ज करें ये वाला एंजाइम अब इस पीएच में आ चुका है, हमने पीएच में चेंज कर दी, पीएच में हमने क्या कर दी, चेंज। तो जब आप पीएच में चेंज कर दो तो क्या होगा, ये प्रोसेस, इनके जो आयंस है वो चेंज हो जाएंगे। आयंस क्या हो जाएंगे, चेंज। हमने एंजाइम, एसिडिक वाला एंजाइम कहाँ पे लाया हुआ है, बेसिस वाली सॉल्यूशन में, यहाँ पे भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, लेकिन इस दौरान एंजाइम सबस्ट्रेट नहीं बनेगा। उसकी एक वजह मैं बताता हूँ। इसकी एक वजह ये है कि क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव, और उधर भी नेगेटिव है, तो इस दौरान रिपल्जन होगा। इस दौरान क्या होगा, इस एंजाइम और इस सबस्ट्रेट के दरमियान रिपल्जन प्रोड्यूस होगा, और जब रिपल्जन प्रोड्यूस होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, क्योंकि सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्जन क्रिएट करते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी कि जब भी आप पीएच में कोई भी चेंज लाओ तो एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। जैसे हमने एक एंजाइम को उठाया, दूसरे एक एनवायरनमेंट से उठाया, दूसरे एनवायरनमेंट में हमने रखा, तो आयंस में चेंज है, तब भी एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं। इसी तरह इसको उठाओ इधर, तो इधर भी एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो इस ग्राफ के जरिए उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। एक दो और चीज़ें हैं, हम उसको थोड़ा जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। यहाँ पे मैं, आप लोग पहले लिखो, इसके बाद फिर मैं मिठाता हूँ इसको। इधर मैं मिठा रहा हूँ। अच्छा, एक टॉपिक, तीसरा टॉपिक जो हमारे पास है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कहते हैं गाढ़ापन या मिकदार का ज़्यादा हो जाना। अब ये पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जब भी आप फर्ज करें आपके पास एक एंजाइम आपके पास है, आपके पास एक एंजाइम है, चलो हम एक पूरा इन्वायरमेंट ले लेते हैं। आपके पास, चलो इधर आ जाओ, इधर हम लोग मिठा लेते हैं, और इसका एग्जांपल हम इधर ही ड्रॉ कर लेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट वाला। अच्छा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फर्ज करें आपके पास एक एंजाइम है, आपके पास दूसरा एंजाइम है, आपके पास तीसरा एंजाइम है, चलो चौथा एंजाइम है। लेकिन अगर आप देखो आपके पास 1 2 3 4 5 6, इसी तरह करते करते एंजाइम्स की तादाद क्या हो रही है, एंजाइम्स की तादाद ज़्यादा हो रही है, बल्कि सॉरी, एंजाइम की तादाद कम हो रही है और सबस्ट्रेट की तादाद क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो जब भी एंजाइम कम हो रहा हो और सबस्ट्रेट ज़्यादा हो रहा हो,
हालांकि आप ये देखें कि ये चलो ये एक सबस्ट्रेट आएगा, ये एक सबस्ट्रेट आएगा, इधर अटैच हो जाएगा, दूसरा सबस्ट्रेट आएगा, इधर अटैच हो जाएगा, चौथा सबस्ट्रेट आएगा, इधर अटैच हो जाएगा, पांचवा आएगा, इधर अटैच हो जाएगा। इस दौरान सारे के सारे एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ब्लॉक इसलिए हो गए कि सारे सबस्ट्रेट ने आकर एक्टिव साइट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच हो चुके हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेचुरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेचुरेशन। तो सेचुरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सारे के एंजाइम के एक्टिव साइट क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे, ऑक्युपाई हो जाएंगे, या फिर उन पर कब्जा हो जाएगा। किसका कब्जा? सबस्ट्रेट का कब्जा। तो इनमें से जब आप नॉर्मली अगर देखो वैसे सबस्ट्रेट की तादाद एंजाइम से ज़्यादा तो होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट की तादाद एंजाइम से ज़्यादा हो जाए तो उस नतीजे में ये होगा कि एंजाइम क्या होगा? अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। और जब ये अपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक नया फैक्टर है जो कि क्या करता है, जैसे सबस्ट्रेट का मिकदार बढ़ जाएगा तो इससे मुराद ये है कि एंजाइम पर असर अंदाज हो जाएगा, क्योंकि उनमें से कुछ तो एंजाइम की एक्टिव साइट की वाली जगह को तो ऑक्युपाई करेंगे, लेकिन बाकी एंजाइम क्या करेंगे? बाकी सबस्ट्रेट क्या करेंगे? तो बाकी सबस्ट्रेट के अटैच होने के लिए कोई जगह है नहीं, तो तभी यहाँ पे भी एंजाइम का जो रेट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इससे अगला एक छोटा हम पढ़ेंगे, वो दूसरा हमारे पास है, वो है एंजाइम कंसंट्रेशन। इस दौरान अब अगले में देखें, अगले में फर्ज करें आपके पास क्या है? आपके पास इस बार एंजाइम्स ज़्यादा है। एंजाइम्स क्या है? ज़्यादा है। एंजाइम्स की बहुत सारे वो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करते करते क्या होंगे? एंजाइम्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर किसकी मिकदार कम है? यहाँ पर मिकदार कम है सबस्ट्रेट की। किसकी मिकदार कम है? सबस्ट्रेट की। तो जब एंजाइम की मिकदार ज़्यादा हो और सबस्ट्रेट की मिकदार क्या हो? कम हो, तो तब भी क्या होगा? तब भी एंजाइम का फंक्शन क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं होगी। तो एंजाइम कंसंट्रेशन भी क्या होगा? एंजाइम कंसंट्रेशन में भी एंजाइम की जो रेट है वो इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि कुछ सबस्ट्रेट तो आके इधर अटैच हो जाएंगे, लेकिन बाकी एंजाइम फिर क्या करेंगे? तो इसी वजह से जो एंजाइम कंसंट्रेशन होगा, या एंजाइम की तादाद अगर ज़्यादा हो जाएगी और सबस्ट्रेट की कम हो जाएगी, तो ये भी क्या होगा? ये भी इफ़ेक्ट करता है, एंजाइम की एक्टिविटी पर इफ़ेक्ट करता है। और अगर क्या है, सबस्ट्रेट की तादाद ज़्यादा हो जाए, एंजाइम की कम हो जाए, तो तब भी ये क्या एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात होगी।